हाय एवरीवन, माई सेल्फ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर नंबर 16 दैट इज़ इन्वायरमेंटल इश्यूज़। इससे पहले हमने पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इकोसिस्टम हमने पढ़ा था, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ा था। मीन्स हमने अपने इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा था और कितना इम्पॉर्टेंट है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। अब इस चैप्टर में भाई हमें क्या जानने को मिलेगा, हम ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी के कारण ही हमारा जो इन्वायरमेंट है इसमें क्या क्या इश्यूज़ पैदा हो गए हैं और उनको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में जानने को मिलेंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पहला लेक्चर नंबर 1। तो चलिए बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर मैं बात करूं आपके NCERT बुक की, तो उसमें सबसे पहले लाइन यही दी गई है कि पिछले 100 सालों में जो ह्यूमन्स बींग्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करी है। अब ह्यूमन की पॉपुलेशन जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसको रहने की जगह चाहिए, शेल्टर चाहिए, उसको खाने के लिए खाना चाहिए और जो बेसिक नीड है इसके अलावा भी उसको ऑटोमोबाइल्स चाहिए और भी बहुत सारी उसको ज़रूरतें अपनी चाहिए ही चाहिए। ज़रूरत के साथ साथ उसकी जो चाहत है वो भी उसको चाहिए ही चाहिए, जिसके कारण जो भी एक दबाव है वो किस पे पड़ा है, ऑब्वियसली हमारे इन्वायरमेंट पे ही पड़ा है, जिसके कारण हमने जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, भले वो फिजिकल हो, वो केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उसको हमने क्या कर दिया, ख़राब कर दिया गया है। ठीक है, और यही हमारा इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आता है। अब इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का सबसे बड़ा जो एक इशू है वो है पॉल्यूशन। ठीक है, आप सभी को पता है पॉल्यूशन कितना बड़ा इशू है। अब पॉल्यूशन है क्या, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ पॉल्यूशन, ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया कि एनी फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं किसी कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी, एयर, वाटर, सॉयल, कोई भी चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इनके जब फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें जब अनडिज़ायरेबल चेंज, मीन्स अनडिज़ायरेबल मतलब जो जिसको हम नहीं चाहते हैं वैसे चेंजेस आ जाए तो उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। तो ये क्या होगा आपका अनडिज़ायरेबल केमिकल एंड बायोलॉजिकल। अब भाई किन किन चीज़ में, जो भी नेचुरल आपकी चीज़ जैसे एयर है, वाटर है, ठीक है, सॉयल है, इन सब में जो बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल चेंजेस, अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो हो रहे हैं वही आपका कहलाता है पॉल्यूशन। ठीक है, अब पॉल्यूशन मीन्स जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस जिसकी वजह से हो रहे हैं, मीन्स वाटर में जो भी वहाँ पर गंदगी आ रही है, हम लोग बड़े उसमें क्लोथ्स वॉशिंग कर रहे हैं या भी जो इंडस्ट्रीज़ है वो अपना जो वेस्ट है उसमें बहा दे रही है, तो वो उस वाटर को गंदा कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, या फिर एयर में जो भी चिमनियों से जो धुआं निकलता है, जो नाइट्रोजन जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड हैं या फिर आपके सल्फर डाइऑक्साइड है वो एयर में आ जा रही हैं और एसिड रेन वगैरह हो रही है, तो ये सब जो अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो हो रहे हैं जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि हाँ पॉल्यूशन हो रहा है, उसे हम कहते हैं पॉल्यूटेंट। क्या कहेंगे, पॉल्यूटेंट। एक आपका टर्म है पॉल्यूशन, दूसरा है आपका पॉल्यूटेंट। ठीक है, एजेंट, आपके पॉल्यूशन के एजेंट हैं, पॉल्यूशन होता है। अब जैसे जैसे मैंने कहा ना पिछले 100 सालों में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी है जिसकी वजह से पोल्यूशन भी बढ़ा है, तो गवर्नमेंट ने 1986 में इन्वायरमेंट एक्ट चलाया गया जिसकी में ये कहा गया कि हमें अपने जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल एक्ट आया, इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया, 1986 में। क्लियर, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन दिस चैप्टर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, तो जैसे कि आपने पोल्यूशन मैंने आपको बताया, एयर, वाटर एंड सॉइल, तो आपको एयर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल पढ़ना है,
और आपको पढ़ना है वाटर पोल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल पढ़ना है, सॉलिड वेस्टेज पढ़ना है, और आपको पढ़ना है ओजोन डिप्लीशन के बारे में पढ़ना है, डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ना है, एंड आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। एग्रोकेमिकल जो भी आपके सॉइल से रिलेटेड है उसके बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो आज का हम टॉपिक ख़त्म करेंगे दैट इज़ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन आज हम ख़त्म करने वाले हैं और उसी को पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एयर पॉल्यूशन के बारे में, मतलब एयर जो एक्ट है, ठीक है, एयर एक्ट, कि एयर को प्रिवेंशन और प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्ट पहले फोर्स में आया गया वो आया गया 1981 में। उसके बाद ये अमेंडेड हुआ आपके 1987 में। क्लियर। अब सबसे पहली बात, एयर पॉल्यूशन तो मैं यहाँ पे डिटेल में पढ़ाऊँगी नहीं कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्या इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट है, ये सब नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं। अब मेन जो है एयर पॉल्यूशन जो है वो रेस्पिरेटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जो रिस्पायर करते हैं, भले वो प्लांट्स हो या हम एनिमल्स हों, वो जो ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिल रही है, वो एयर से ही हमें मिल रही है। अब जब उसकी क्वालिटी ही ख़राब हो गई है, ठीक है, हम जो भी इनहेल कर रहे हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में छोटे छोटे पर्टिकुलेट्स मैटर आ गए हैं, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर क्या होता है अभी मैं बताऊंगी आपको। वो जो मैटर आ गए हैं वो इतने फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि हम जब इनहेल कर रहे हैं तो हमारे लंग्स में चले जा रहे हैं और वहाँ पर बहुत तरह तरह की बीमारियों को पैदा कर रहे हैं। तो ये है आपका एयर पॉल्यूशन। तो जो भी आपके जो स्मोक स्टैक्स हैं या थर्मल पावर हाउस के एंड आपके जो स्मेल्टर्स हैं या अलग अलग जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे जो धुआं निकलता है, ठीक है, उनसे धुआं निकलने वाले जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है या फिर आपका क्या है सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये इन्वायरमेंट में आने के साथ जो हार्मलेस गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन है, आपकी ऑक्सीजन है, ठीक है, और भी कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ मिलकर के ये उसको क्या कर रहे हैं, उनको भी ख़राब कर दे रहे हैं, जिसको हम इनहेल करते हैं। तो इनको कहते हैं हम पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर क्या है आपको मैं बता दूं। पर्टिकुलेट मैटर जिसको हम पीएम कहते हैं, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर जो होता है वो आपके सॉलिड एंड लिक्विड के फाइन पार्टिकल्स होते हैं। फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के एयर में फाइन पार्टिकल्स होते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। गैसेस इसके बाहर होता है, वो पार्टिकुलेट मैटर में नहीं आता है। क्लियर। तो यहाँ पर कैसे हम इसको कंट्रोल करें, कैसे इसको हम कंट्रोल करेंगे, तो जैसे कि मैंने कहा जो स्मोक स्टैक्स हैं, आपके स्मेल्टर्स हैं, उनको रिलीज़ करने से पहले इन्वायरमेंट में उसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, उसको फ़िल्टर करना चाहिए, मीन्स उसको पहले हार्मलेस बनाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हार्मलेस बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। 3 चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि कैसे हाउ टू रिड्यूस में 3 चीज़ें क्या क्या पढ़नी है। सबसे पहले पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, एक ये आपको ये पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है यहाँ पे स्क्रबर, एंड थर्ड आपको पढ़ना है कैटालाइटिक कन्वर्टर। इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देखो ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में आपका सबसे पहली बात, यहाँ पर कुछ रॉड रखी जाती हैं। ये आपके कलेक्शन ग्राउंड प्लेट है,
ग्राउंड प्लेट है, और यहाँ से आपकी डर्टी एयर, यहाँ पे डर्टी एयर जाती है, और यहाँ से क्या डिस्चार्ज होता है आपका, बहुत ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हाई वोल्ट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज होगी। तो इस एयर में जो डस्ट पार्टिकल होंगे, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आपके यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं। ये क्या रिलीज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल के साथ आकर के इलेक्ट्रॉन इसके साथ इसको नेगेटिव चार्ज बना देते हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज कोरोना, डिस्चार्ज कोरोना कहते हैं। इसके बाद जब ये यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आपके किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ उसने नेगेटिव चार्ज बना लिया, जो ग्राउंड प्लेट है जो पॉजिटिव, ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये सारे पार्टिकल्स जो डस्ट पार्टिकल्स है बहुत ही फाइन होते हैं, और यहाँ आपकी आ जाती है क्लीन एयर, क्लीन एयर, क्लियर। ये आपका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। हम देखते हैं स्क्रबर। आपका स्क्रबर कैसा होता है, देखिए स्क्रबर में आपका कुछ इस टाइप से होता है, ओके। यहाँ से आपकी जो डर्टी एयर है वो इन होती है, डर्टी एयर। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो स्क्रबर है उसका यूज़ किसमें, जो आपका सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसमें यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, ठीक है, SO2 में। तो यहाँ पर आपकी डर्टी एयर इन होती है यहाँ से, और यहाँ पर आपका रहता है वाटर, ठीक है। यहाँ से वाटर की बारिश की जाती है, वाटर ड्रॉप्स की बारिश की जाती है, वाटर ड्रॉप्स, और या फिर लाइम हो सकता है वो, जिसकी वजह से जो यहाँ पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड वाले जो यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स हैं वो इसके साथ यहाँ अंदर बैठ जाते हैं, यहाँ डर्ट पार्टिकल, ठीक है, डर्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, और यहाँ आ जाती है क्लीन एयर, क्लीन एयर। तो ये आपका है स्क्रबर, ये क्या है, स्क्रबर। जबकि ये वाला है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, प्रेसिपिटेटर, ओके। अब लास्ट वन है आपका कैटालाइटिक कन्वर्टर। अब सबसे पहली बात, इस कैटालाइटिक कन्वर्टर का यूज़ कहाँ किया जाता है, ठीक है। इसका यूज़ आपका किया जाता है ऑटोमोबाइल्स में। कहाँ किया जाता है, ऑटोमोबाइल में इसका यूज़ किया जाता है, सबसे पहली बात तो, ठीक है। अब ऑटोमोबाइल में जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, फ्यूल क्या क्या यूज़ किए जाते हैं, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोल या फिर डीजल यूज़ किया जाता है। अब ये बने किसके होते हैं, पेट्रोल और डीजल, हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन के, जो बर्न होने के बाद CO2 और H2O देते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये पूरी तरीके से नहीं जलते हैं। तो क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, व्हीकल्स जो होते हैं, उसमें कैटालाइटिक प्लेट लगाई जाती है इस टाइप से। ये कैटालाइटिक प्लेट है, कैटालाइटिक कन्वर्टर है प्लेट। और ये बना किससे होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है आपका प्लैटिनम, बहुत ही एक्सपेंसिव प्लैटिनम से, एंड पैलेडियम एंड रोडियम। ये इन तीन चीज़ों से मिलकर ये बना होता है। तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या होते हैं आपके, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, और आपके नाइट्रोजन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अनबर्न जो हाइड्रोकार्बन है ये कैटालाइटिक कन्वर्टर क्या करता है, इसको यहाँ CO2 और H2O में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, यही काम करता है आपका कौन, कैटालाइटिक कन्वर्टर, जो हर किसी ऑटोमोबाइल्स में होता ही होता है। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पर समझ में आ रही हो। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि ये किससे मिलकर बना होता है, और यहाँ पर जो ये इसका यूज़ है वहाँ पर आपके पेट्रोल या डीजल में लेड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अनलेड। ये कब काम करेगा, जब आपका पेट्रोल और डीजल अनलेडेड होगा, ठीक है। अगर लेड होगा तो वो यहाँ पर ये इनएक्टिव हो जाता है। तो इट शुड बी यूज्ड विथ अनलेडेड पेट्रोल एंड डीजल। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने पोल्यूशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं ये पढ़ा, इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया ये पढ़ा, एयर पोल्यूशन कब के बारे में हमने सीखा, पर्टिकुलेट मैटर क्या है इसके बारे में हमने सीखा, और हमको कैसे कंट्रोल करना चाहिए उसकी हमने 3 चीज़ें सीखी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर एंड कैटालाइटिक कन्वर्टर। तो ये मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही हो। थोड़ी सी खिचड़ी हो गई है यहाँ पर, और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा अच्छे से नोट्स आपके यहाँ पर प्रिपेयर करूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।